क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एलपीपी गिवन है और चेक करना है कि सोल्यूशन अनबाउंडेड है, फिजिबल है, इनफिजिबल है और ऑप्टिमल है। हमें पता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमेशा फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। और कॉर्नर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। सो कंस्ट्रेंट नंबर फर्स्ट इज 2x1 minus x2 plus 5x3 is equal to 40. Second constraint is x1 plus 2x2 minus 3x3 is equal to 22. Third constraint is 3x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 30. इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, 2 एंड 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे वहां से x2 रिमूव हो जाएगा। सो बाय एडिंग 5x1 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 70, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, तो वहां से x2 रिमूव हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई विद 2, 6x1 2x2 4x3 is equal to 60 and second equation is x1 2x2 minus 3x3 is equal to 22। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 से x2 कैंसिल हो गया, 6 minus 1 5x1 and 4 plus 3 7x3 is equal to 60 minus 22, it is 38। इसे इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अगर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को देखें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है। अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड क्या आएगी? 70 माइनस 38। सो 0 इज इक्वल टू 32 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन इक्वेशन से, इन प्लेन से हम कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं फाइंड कर सकते, तो कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। तो आपके पास सोल्यूशन कैसा आएगा? इनफिजिबल सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से एलपीपी गिवन है और हमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है किस पॉइंट पे लाई कर रही है, यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी कंस्ट्रेंट्स है उन्हें ड्रॉ कर लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, वहां पे चेक करेंगे z की मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं। सो x y, when x is equal to 0 y is equal to 26, when y is equal to 0 x is equal to 13। Second constraint x y, when x is equal to 0 y is equal to 14, when y is equal to 0 x is equal to 28। Third constraint x y, when x is equal to 0 y is equal to 5, when y is equal to 0 x is equal to -5। तो इन तीनों कंस्ट्रेंट को हम ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट x0 y 26 यहाँ कहीं आ जाएगा, x 13 y 0 यहाँ कहीं आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई। सेकंड है x0 y 14, यहाँ पे हो जाएगा 14, y0 x 28, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। थर्ड कंस्ट्रेंट x0 y5, x0 y5, y0 x -5, तो यहाँ कहीं होएगा, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपके पास तीनों कंस्ट्रेंट आ गई हैं। और तीनों कंस्ट्रेंट में जब आप 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 26 आएगा, 0 लेस देन 28 आएगा एंड 0 लेस देन 5 आ जाएगा। ठीक है। तो तीनों ही कंस्ट्रेंट में जो रीजन है टुवार्ड द ओरिजिन है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो कॉमन रीजन जो आएगा इन कंस्ट्रेंट्स का वो ये हो जाएगा फिजिबल रीजन। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए पॉसिबिलिटीज हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स को कौन कौन से हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 13, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0, 5। और इन दोनों के हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंस्ट्रेंट, यानी कि ये वाला पॉइंट फाइंड कर रहे हैं।
So first constraint is 2x plus y is equal to 26. Second constraint is x plus 2y is equal to 28. अगर हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल हो जाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 52। अब इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ से x माइनस 4x इज माइनस 3x, 2y से 2y कैंसिल हो गया, और 52 माइनस 28 इज 24 माइनस 24 एंड x इज इक्वल टू 8। आपके पास x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 26 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू 26 माइनस 2 टाइम्स 8, y इज इक्वल टू 26 माइनस 16, y इज इक्वल टू 10। तो आपके पास y की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी है 8 और 10। ठीक है, अब हम ये पॉइंट फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, y माइनस x इज इक्वल टू 5, adding these two constraints, so 3y is equal to 33 and y is equal to 11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y minus 5, so x is equal to 11 minus 5 which is equal to 6, so x की वैल्यू 6 आ गई। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 6,11, बट ये ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ही आपके पास पॉइंट आया जो ऑप्शन में गिवन है, विच इज इक्वल टू 8 and 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, in the iteration of simplex method if zj minus cj is greater than 0 for all j's then the initial basic feasible solution is, तो ये बताना है कि इस कंडीशन के लिए आपके पास कैसा सोल्यूशन आएगा। तो अगर zj माइनस cj ग्रेटर देन 0 हो जाए सभी वेरिएबल्स के लिए, तो आपके पास ये कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, तो आपके पास कैसा आएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी दो केसेस हैं वो भी देख लेते हैं। अगर zj माइनस cj आपके पास 0 हो जाए फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर zj माइनस cj आपके पास नेगेटिव हो किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए, तो वहां पे ऑप्टिमैलिटी नहीं है। zj माइनस cj नेगेटिव हो जाए तो हम वो वेरिएबल एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग zj माइनस cj की मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो वो एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, LPPs involving artificial variables can be solved by using simplex method, graphical method, two-phase method और convex method. So correct option is C। जब भी artificial variable होंगे तो हम two-phase method यूज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा है, बिग गाय मेथड, बिग गाय मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the optimality of given transportation problem can be checked by north corner method, row minima method, VM, Vogel's approximation method, मोदी मेथड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों हैं बेसिक वेरिएबल फाइंड करने के लिए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं। मोदी मेथड का हम यूज करेंगे ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी। So question number 6, if n is a natural number n raised to power 5 is odd, then which of the following statement is true? n is odd, n raised to power 3 is odd, n raised to power 4 is even, both a and b। n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो n के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, n कैन बी इवन और n कैन बी ऑड। अगर n इवन हो गया तो आपके पास कभी भी n रेज टू पावर जो 5 है वो कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है इवन को आप कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि n शुड बी ऑड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अगर n ऑड है n रेज टू पावर 3 भी ऑड हो जाएगा, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ है एंड बी। टू द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 3 रेज टू पावर 16 when it is expressed in decimal form। हमें बताना है कि अगर 3 रेज टू पावर 16 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए उसमें कितनी डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 16 को हम 9 रेज टू पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 रेज टू पावर 8 की डिजिट्स कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट 9 इज वेरी क्लोज टू द नंबर 10, तो हम 10 की डिजिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की डिजिट क्या आएंगी,
आपके पास 8 जीरोस आ जाएंगी और एक 1 आएगा, तो 9 डिजिट आ जाएंगी। क्योंकि जो 9 है वो 10 से लेस है, इस वजह से इसमें डिजिट 9 तो नहीं आएंगी, 9 से कम आएंगी। तो बट 9 वेरी क्लोज टू द 10 है, तो आपके पास कितनी डिजिट आ सकती हैं? पॉसिबली 8 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, अगर आप इसे चेक भी करोगे तो 9⁸ जो नंबर आएगा उसमें 8 डिजिट्स आएंगी। तो हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से कर लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m एंड n आर होल नंबर्स, m रेज टू पावर n इज इक्वल टू 121, देन n रेज टू पावर m कैलकुलेट करना है। सिंपल है, आप 121 को 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 11 आ जाएगी और n की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें कैलकुलेट करना है n रेज टू पावर m, तो 2 रेज टू पावर 11 कैलकुलेट करना है। 2 रेज टू पावर 10 हमें पता है कि किसके इक्वल है? 1024 के इक्वल है। अगर 2 रेज टू पावर 11 कैलकुलेट करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8402। सो ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 9th, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग 2005। चेक करना है कि 2005 को कितने प्राइम नंबर्स डिवाइड करने हैं। ऑप्शंस है 5, 4, 3, 2। ठीक है, 2005 को हम फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड करें, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो 401 आ गया। अब 401 जो नंबर है ये 400 के क्लोज है, 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास? 20। तो हमें 20 तक जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर जो डिविजिबल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तो ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपके पास जो प्राइम नंबर है 20 से लेस वो कौन कौन से हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। 9 तो नहीं है प्राइम नंबर, 13 है। फिर आपके पास कौन सा हो गया? 17 हो गया, 19 हो गया। तो बस इन नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपके पास डिजिट का सम 5 आ जाएगा, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से यूनिट डिजिट 5 नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं। 401 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 या 35, तो 10 - 5 5, 51 नहीं डिविजिबल। 9 से भी नहीं है। 11 से 401 को आप 11 से डिवाइड करें, 11 3 जा 33, 71 नहीं डिविजिबल। 13 से डिवाइड करके देखें, 401 को आप 13 से डिवाइड करें, 13 3 जा 39, सो 11 नहीं डिविजिबल। 17 से चेक करें, 401 17, 34, 61 नहीं डिविजिबल। 19 से चेक करें, 401 19, 2, 10 - 8 इज 221 नहीं डिविजिबल। तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो आपके पास 4 5 एंड प्राइम फैक्टर्स के हैं 5 एंड 401 है, तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर इंटरप्राइज। ठीक है, तो आपके पास ये इंटरप्राइज वर्ड गिवन है, ENTERPRISE। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट गिवन है, 10 फैक्टोरियल। और इसमें देख लेने कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं। ई कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। आपके पास और देखो कौन सी रिपीटिंग डिजिट है, आर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें। और कोई नंबर? नो, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 10 फैक्टोरियल इज 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल इज 3 × 2 × 1 एंड 2 इज 2। 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 से कैंसिल हो गया। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया। इसे सॉल्व करना है बस। सो 10 9 जा 90, 8 7 जा 56, 6 5 जा 30 एंड 13 2 जा 60। 60 को 90 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 6 जा 54 और 56 इससे मल्टीप्लाई करना बस। 54 को आप 56 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा 24, 6 5 30 32, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27, 4 2 3024 एंड 2 जीरोज हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, 3 क्यूब्स whose diagonals are 6√3, 8√3, 10√3
आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब फॉर्म्ड इज। तुम्हें पता है कि अगर आपके पास एक क्यूब गिवन है, ठीक है, तो इसमें अगर साइड लेंथ ए के इक्वल है तो डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? तो एक रिजल्ट है कि क्यूब की डायगोनल की लेंथ क्या है? √3 ऑफ ए। ये डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्यूब है, इसकी 6√3 गिवन है, तो फर्स्ट जो क्यूब है उसके लिए जो साइड लेंथ है 6 के इक्वल हो जाएगी, सेकंड के लिए आपके पास 8 के इक्वल हो जाएगी, थर्ड के लिए साइड लेंथ 10 के इक्वल हो जाएगी। और इन्हें मेल्ट करके एक न्यू क्यूब बनाया गया है, तो मेल्ट किया तो इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो न्यू क्यूब है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है? 6 क्यूब, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, 216, 512 प्लस 1000। इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास बनेगा 628 271 1728। तो ये वॉल्यूम आ गया न्यू क्यूब के लिए, और हमें पता है कि ये नंबर किसके इक्वल है? 12 क्यूब के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो साइड लेंथ है न्यू क्यूब के लिए वो आपके पास क्या होगी? न्यू क्यूब की साइड लेंथ आ गई आपके पास 12। अकॉर्डिंगली उस क्यूब के लिए डायगोनल क्या हो जाएगा फिर? √3 ऑफ ए विच इज इक्वल टू 12√3। तो आपके पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस एक रिजल्ट यूज किया है कि डायगोनल इज इक्वल टू √3 ऑफ ए। So question number 12, in solving a quadratic equation x square plus ax plus b is equal to 0, one student took the wrong value of a and get the root as 6 and 2, while another student took the wrong value of b and got the root 6 and 1. What is the correct value of a and b? देखो, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने a की रॉन्ग वैल्यू यूज की है, बट b की वैल्यू उसने करेक्ट यूज की है। सेकंड स्टूडेंट है उसने b की वैल्यू रॉन्ग यूज की है, बट a की वैल्यू उसके लिए करेक्ट है, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से -a के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? b के इक्वल आएगा। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने a की वैल्यू रॉन्ग यूज की है, यानी कि उसके लिए सम ऑफ रूट डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट ऑफ रूट उसके लिए सेम आएगा। b ठीक है, उसके लिए 6 × 2 ही आएगा b की वैल्यू, ठीक है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसके लिए आपके पास b की वैल्यू रॉन्ग है, बट a की वैल्यू ठीक आएगी, सम ऑफ रूट्स। तो 6 + 7 आपके पास a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी -7 और b की वैल्यू आएगी 12। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन है, इसमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों ही नहीं है या फिर दोनों है। टोटोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू रहेगी, कॉन्ट्राडिक्शन ऐसी है जो हमेशा फॉल्स रहेगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल। P के लिए ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, Q के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये कब फॉल्स होएगी? जब आपके पास P स्टेटमेंट क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, और Q स्टेटमेंट कैसी हो जाए? फॉल्स हो जाए, तभी ये स्टेटमेंट फॉल्स होएगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसा ऐसा केस पॉसिबल है। ये रहा केस, वो यहाँ पे P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो इस केस में ये फॉल्स आएगी, बाकी हमेशा ये ट्रू रहेगी, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं नॉट P मीन्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, P का ऑपोजिट। नेक्स्ट मूव करते हैं नॉट P इंटरसेक्शन Q। इसमें हमें देखना है कि दोनों में ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? जब दोनों ही स्टेटमेंट है ट्रू हो। तो आपके पास ये Q कौन कौन सा टेबल देखना है? सेकंड एंड फोर्थ। तो Q ट्रू है, नॉट P फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे P फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं P इम्प्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ नॉट P इंटरसेक्शन Q। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कब ट्रू होएगी? जब दोनों ही स्टेटमेंट हैं सेम हो जाएं, यानी कि दोनों ही फॉल्स हों या फिर दोनों ही ट्रू हों, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगी, ठीक है। तो आपने देखना है कौन कौन सा टेबल, हमने देखना है थर्ड टेबल एंड दिस फिफ्थ टेबल। तो इसमें देख लो आप कि ये स्टेटमेंट कब मैच कर रही है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फॉल्स आएगा, दोनों ही फॉल्स ट्रू हो जाएगा, दोनों ही ट्रू ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स
फॉल्स हो जाएगा। क्या ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं? नहीं है, टोटोलॉजी नहीं हो सकती। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सभी स्टेटमेंट है फॉल्स नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ना तो ये टोटोलॉजी है, ना ही ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेटमेंट P implies Q implies P is equivalent to, ये बताना है कि इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, बाकी स्टेटमेंट मैच कर रही है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में भी ठीक है, P implies है, यहाँ पे P implies Q हो गया, ये डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, P के लिए ड्रॉ कर लें, Q के लिए ड्रॉ कर लें। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सो Q implies P, ये स्टेटमेंट कब फॉल्स होगी? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। Q ट्रू हो, P फॉल्स हो, ये वाला केस है। इस केस में फॉल्स आएगी, बाकी केसेस में ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। P implies Q implies P की तरफ। इसमें P ट्रू होना चाहिए और ये स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, ऐसा तो कोई भी मैचिंग पेयर नहीं है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं ये वाला पार्ट, P यूनियन Q। यूनियन में एक ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। P यूनियन Q, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, इन दोनों टेबल्स को देखने हैं, ट्रू है, अगेन ट्रू, यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब देखना है P implies P यूनियन Q, ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी? जब P ट्रू हो और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। ऐसा पेयर मिल रहा है आपको, ये दोनों टेबल देखने हैं, फर्स्ट टेबल एंड दिस P यूनियन Q टेबल। P ट्रू हो और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो, ऐसा तो कोई भी पेयर नहीं है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट मैच कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली सेम आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयलर फाई फंक्शन फाई ऑफ 12 फाइंड करना है। ये इजी है, फाई 12 को फैक्टराइज करें, 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो इसमें अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं तो फाई ऑफ 4 एंड फाई ऑफ 3 हो जाएगा। फाई ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इक्वल टू P माइनस 1, सो फाई ऑफ 3 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपके पास? फाई 3 इज इक्वल टू 2। एंड फाई 4 कैसे फाइंड करेंगे? फाई ऑफ अगर P रेज टू पावर n हो तो इसे कैसे फाइंड करते हैं? P रेज टू पावर n माइनस P रेज टू पावर n माइनस 1। फाई ऑफ 2 स्क्वायर है 4, तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 अगेन 2, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी, तो यहां से आंसर आएगा आपके पास 4। सो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, T is a linear transformation from r cube to r cube defined by Txyz is equal to x plus y plus z and z plus x for all xyz belongs to r cube। हमें रैंक और नलिटी बतानी है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और हमें पता है जो नलिटी है बेसिकली डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी है। तो सबसे पहले हम कर्नल फाइंड कर लेंगे। कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेजेस क्या हो जाएंगी, आपके पास 0 वेक्टर आएगा, तो यहाँ पे 0 0 0 आने चाहिए। सपोज कर लो जो एक्स वाई जेड है वो कर्नल को बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास इमेज क्या होनी चाहिए? 0 0 0 होनी चाहिए, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई भी 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स जो है, इस वेक्टर की इमेज क्या आनी चाहिए? 0 0 0। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होएगा कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपके पास एक कैसा एलिमेंट्स आ गया? ट्रिवल एलिमेंट आ गया। कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज 0 0 0, विच इज ट्रिवल एलिमेंट, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या आ जाएगी आपके पास? 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि नलिटी ऑफ टी क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, यहाँ पे नलिटी 0 के इक्वल है, सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रैंक चेक करना चाहते हो तो हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर लेंगे। हमें पता है कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन,
तो रैंक आपके पास अगर फाइंड करना है, नलिटी आपके पास 0 आई है, डायमेंशन क्या है आर क्यूब, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो रैंक भी आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से भी ये मैच कर रहा है आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 17, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप कंटेन ए एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर। तो उसमें कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर इवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑर्डर ऑफ जी इज इवन, ऑर्डर ऑफ जी इज ऑड, ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम नंबर, ऑर्डर ऑफ जी इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, सपोज कोई एलिमेंट ए है, वो जी में बिलोंग कर रहा है, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इवन नंबर है, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, आपके पास इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? S5 के रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी इवन ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ S5 मस्ट बी इवन परमुटेशंस। ठीक है, हमें पता है कि S5 में एक सब ग्रुप है A5 विच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A5 S5। S5 का जो ऑर्डर है वो 120 है, A5 का जो ऑर्डर है वो हाफ हो जाएगा इसका, विच इज 60। 60 इवन नंबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इवन ऑर्डर सब ग्रुप। ठीक है, क्या इसमें एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट इवन है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे एलिमेंट्स ही क्या हैं, इवन परमुटेशंस हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एनी अबिलियन सब ग्रुप ऑफ S5 इज ट्रिबल। तो ये बताना है कि अगर कोई अबिलियन सब ग्रुप है क्या वो ट्रिबल सब ग्रुप बनेगा। हमें पता है कि S5 में 2 साइकिल मिलेंगे आपको, 2 साइकिल से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो आपके पास Z2 की कॉपी बनेगा। Z2 ट्रिबल सब ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, हमें पता है कि S5 में किस टाइप के साइकिल्स हैं, आइडेंटिटी है, 2 साइकिल है, 3 साइकिल है, ABCD 4 साइकिल है एलिमेंट, ABCDE भी है, ABCD है और आइडेंटिटी के साथ, और आपके पास A भी है, ABCDE। ठीक है, इसे ध्यान से देखें आप, ये 2 और 3 साइकिल कॉम्बिनेशन है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। ठीक है, इससे जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो ऑर्डर 6 का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन तो ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 ऑफ ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 का आपके पास एलिमेंट ही नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, S5 का ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यही पॉसिबल साइकिल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास 7 कभी भी एलसीएम नहीं आएगा इन साइकिल्स का। तो मैक्सिमम ऑर्डर 6 है, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन ए आइडियल M in a ring R is a maximal ideal of R if U is an ideal of ring R and M contain in U contain in R। तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं, तो डेफिनेशन में बता देता हूँ। सपोज आपके पास कोई आइडियल है M, उसे आप कंटेन करना चाह रहे हो, वो मैक्सिमल आइडियल है, उसे आप कंटेन करना चाह रहे हो किसी आइडियल में U में, विच इज कंटेन इन रिंग R। तो क्या होएगा, तो आप कंटेन नहीं कर पाओगे, तो U क्या होगा, यहाँ तो फिर M के इक्वल ही हो जाएगा, या फिर U R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन उसके नाम से ही क्लियर है, उसे आप किसी और आइडियल में कंटेन करना चाहोगे वो कंटेन नहीं कर पाओगे। जो न्यू आइडियल है, जो आप U लिख रहे हो, U या तो फिर M के इक्वल हो जाएगा या फिर U R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20th, द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब 3/3 मैट्रिक्स के लिए माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ A1 A11 A22 A33 x माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ
मैट्रिक्स ए, ठीक है। एक्स क्यूब, तो ट्रेस क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज विच इज इक्वल टू 2x² हो गया, प्लस a11 का कोफैक्टर a11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दें, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगेन 0 आ जाएगा। a33 के लिए फिर से वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, 1 - 1 0। x माइनस डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 आएगा बिकॉज एक रो 0 है। एक्स क्यूब माइनस 2x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² कॉमन लें, x - 2 इक्वल टू 0, तो एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 आएगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, और एक आइगन वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी आपके पास, 0 एंड 2। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास x 10 तक गिवन है, ठीक है, R20 नहीं है, R10 है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आपके पास वेक्टर स्पेस गिवन है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जो ऑड वाली पोजीशंस हैं x1 x3 x9 ये सभी इक्वल्स हैं, और जो इवन पोजीशंस का सम है, इवन पोजीशंस में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें डायमेंशन बतानी है इस वेक्टर स्पेस की। देखो जैसे जैसे कंडीशनें अप्लाई करेंगे उसमें डायमेंशन डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इसमें हमने कंडीशनें काउंट कर लेनी, जितनी आपने कंडीशनें अप्लाई की हैं उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बता देंगे, ठीक है। R10 में से माइनस कर देंगे जो भी कंडीशंस हैं। अगर हम इसे देखें x1 इक्वल टू x3 इक्वल टू x5 इक्वल टू x7 इक्वल टू x9, इसमें आपने जो भी देखो x3 पोजीशन है उसे हम क्या लिख सकते हैं, x1 लिख सकते हैं, x5 को भी x1 लिख सकते हैं, x7 को भी x1 लिख सकते हैं, x9 को भी x1 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें से हम 4 एलिमेंट की पोजीशन एक एलिमेंट की पोजीशन में लिख सकते हैं। तो इसमें 4 कंडीशनें थी, 4 एलिमेंट्स को हटा देंगे हम, रिप्लेस विद x1। जो सेकंड है इसमें x2 प्लस x4 प्लस ऑन अप टू x10 तक इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ पे अगर x10 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं फाइंड कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ x2 प्लस x4 प्लस ऑन x8 तक, ठीक है। यानी कि एक कंडीशन और होगी आपके पास, तो 5 कंडीशनें होगी। 5 वेरिएबल्स को आप रिमूव कर सकते हो, यानी कि 5 वेरिएबल्स को आप रिप्लेस कर सकते हो विद दिस वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपके पास जो कंडीशन है वो कितनी बच जाएंगी, 10 - 5 कर देंगे, तो 5 आपको वेरिएबल चाहिए इस वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वही क्या हो जाएंगे आपके पास, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन द इक्वेशन x - 2 over x - 1 इक्वल टू 1 - 2 over x - 1 हैज, इसमें बताना है कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1 है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि x नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज x इक्वल टू 1 सपोज करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमने सपोज किया x नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो गया, x - 2 over x - 1 इक्वल टू 1 - 2 over x - 1। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन भी वेल डिफाइन है, ये एक्सप्रेशन भी वेल डिफाइन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। बट ये तो टोटली ऑपोजिट आ गया आपके पास, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई ना। आपने सपोज किया x नॉट इक्वल टू 1 है, तो आपके पास क्या हो गया, x इक्वल टू 1 आ गया। तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में हमें ना इस सीरीज का सम फाइंड करना है। सबसे पहले इस सीरीज को हम क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन में लिखेंगे, यानी कि इसे कंपैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं, 1 × 3 × 5 × 7। जनरल में कैसे लिखेंगे, 2n - 1। डिनोमिनेटर में क्या है, आपके पास 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 × 6 × 9 × सो ऑन अप टू 3n तक, ठीक है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे न्यूमिनेटर में 1 × 3 × 5, ये 2n - 1 एज इट इज है। डिनोमिनेटर में हर एक नंबर में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट से 3 कॉमन ले लें, 6 से 3 कॉमन ले लें, 9 से 3 कॉमन ले लें, तो आपके पास हो जाएगा 3n कॉमन आ गया। सभी 3 कॉमन लेने के बाद जो बाकी एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 1 × 2 × 3 × सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो इसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में लिखते हैं 1 × 3 × 5 × 2n - 1 डिवाइड बाय 3n × n फैक्टोरियल,
ठीक है। अगर न्यूमिनेटर को भी अगर आपने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, इवन पोजीशंस मिसिंग है ना, इवन नंबर्स। क्या करते हैं, इवन नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू 2n। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 4 6 ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 3n n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में मुझे 2 इंटू 4 इंटू 6 2n से डिवाइड करना पड़ेगा। बट इस केस में मैं न्यूमिनेटर को 2n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में आएगा 3n इंटू n फैक्टोरियल इंटू, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं हर एक टर्म में से, तो 2n कॉमन हो जाएगा। रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n तक। ठीक है, बस लास्ट एक्सप्रेशन है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3n और 2n, इन्हें कंबाइन कर दें, 6n लिख दें, मल्टीप्लाई विद n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो अगर इसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2n अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे फिर से ये 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ पे 6n है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास ऐसा सम गिवन हो 2n cn इंटू एक्स रेस टू पावर n गिवन हो, इस सीरीज के लिए सम किसके इक्वल है, 1 माइनस 4x रेस टू द पावर माइनस हाफ। ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये सम x की वैल्यू क्या होगी 1/6, तो ये सम 1 माइनस, तो ये सम आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 रेस टू द पावर माइनस हाफ। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 डिवाइड बाई 3 है, तो एलसीएम लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 रेस टू पावर माइनस हाफ मीन्स रूट ऑफ 3। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप। ये बताना है कि ग्रुप कौन सा है। रियल नंबर गिवन है, रियल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड नहीं होएगी, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे आपके पास। ये 1 माइनस प्लस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास -1 माइनस 3, ये 2 है, ये -4 है, तो दोनों नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी की वजह से ये फॉल्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी ट्रू है, आर अंडर एडिशन, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सब ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, जीरो नहीं है ना, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। थर्ड, ऑप्शन नंबर डी नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन, नॉन जीरो इंटीजर विद डिवीजन, इंटीजर को आप डिवाइड करोगे इंटीजर से तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा, ना कि इंटीजर आएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 2 इज नॉट है इंटीजर, देयरफॉर सी ऑप्शन बी गलत हो गया। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या है वो आपको पता है, ऑड पावर्स हैं एक्स की और अल्टरनेट साइंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन में हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव, मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसकी वैल्यू चेक करनी है किसकी इक्वल है। ठीक है, पहले हम फाइंड कर रहे हैं करली यू डिवाइड बाय करली एक्स फाइंड कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फर्स्ट टर्म है इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों ही एक्स पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। सेकंड टर्म एज इट इज tan इनवर्स ऑफ y ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ y ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ओवर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें y कांस्टेंट है, x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ओवर y इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x 1 ओवर y। ठीक है, तो डेरिवेटिव हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x tan इनवर्स y डिवाइड बाय x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x न्यूमिनेटर में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आपके पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, एक वाई वाई से कैंसिल हो गया, बट ये वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में जाएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 2x tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं, तो नेगेटिव साइन और y कॉमन लेंगे, आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो एक्सप्रेशन आया 2x tan इनवर्स ऑफ y ओवर x माइनस वाई। अब इसे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y। ठीक है, अब कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो 2x तो कांस्टेंट है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाय x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं डेरिवेटिव, माइनस y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कर्व। तो आपके पास कर्व गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब 2a माइनस वाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। किसी कर्व को ना एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कब कहेंगे, जब आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करें तब भी आपके पास सेम कर्व आ जाए। ठीक है, अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन सेम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी, द कर्व मीट द वाई एक्सिस एट ओरिजिन ओनली। तो हम वाई एक्सिस पे कब मीट करेगी, जब x की वैल्यू 0 हो जाए, x को 0 पुट करोगे आपके पास क्या आएगा वाई क्यूब 2a माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू एक तो 0 आ गई आपके पास, और एक क्या आ जाएगी आपके पास 2a, तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, यहाँ पे ओनली की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन रह गए हैं। इस कर्व की सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो कर्व की इक्वेशन सेम रहेगी, तो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ वाई इस कर्व का वाई एक्सिस के लेफ्ट की तरफ है वही ग्राफ राइट की तरफ है। ठीक है, और कर्व 0 0 से भी पास कर रही है, 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है कर्व। ठीक है, तो अगर हम इसका रफ सा ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 से पास होने वाली कर्व, सपोज करो ऐसी कोई कर्व है, जैसा ग्राफ इसका लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही ग्राफ इसका राइट हैंड साइड में। ठीक है, 0 पे जाके यहाँ पे मतलब पॉइंट आएगा जहाँ पे ये कर्व टर्न करेगी। ठीक है, तो जहाँ पे कर्व शार्प टर्न ले वहाँ पे पॉइंट क्या हो जाता है, कस्प हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कस्प हो जाएगी, एसिम्पटोट नहीं है इस कर्व की। ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 28, द वॉल्यूम बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो इन कर्व के अंदर जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। सबसे पहले इन ड्रॉ करेंगे। सपोज आपके पास ये तीनों एक्सिस हैं। ठीक है, इसे एक्स मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कर्व कैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यानी कि एक सर्कल गिवन है आपके पास एक्स वाई प्लेन में, और सर्कल का रेडियस क्या है 2 यूनिट है। ठीक है, वाई जेड प्लेन में आपके पास एक प्लेन गिवन है वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, व्हेन वाई इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 4, व्हेन जेड इज इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 4, तो आपके पास यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक प्लेन है और एक्स एक्सिस पे ये पूरा प्लेन ऐसा है। ठीक है,
तो बेसिकली ये सिलेंडर है इन कर्व्स के अंदर, अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो आपके पास एक ऐसा, इसे एक्सटेंड करोगे आप, ऐसी शेप मिलेगी आपके पास, यानी कि एक आपके पास सिलेंडर था, उसे ये प्लेन कट करता हुआ जा रहा है, तो ऐसे एक फिगर आ जाएगी। इसका हमें ना वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है आप क्या फाइंड करेंगे, dx dy dz, ये इंटीग्रल फाइंड कर देंगे, यही वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। z की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, z इज वेरी फ्रॉम 0 टू 4 माइनस वाई। इस प्लेन पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस वाई, ठीक है। और एक्स वाई प्लेन में क्या है, बेसिकली सर्कल है, यहाँ पे बॉटम में क्या गिवन है, सर्कल गिवन है, और जिसका रेडियस क्या गिवन है, 2 यूनिट, ठीक है। इसे सॉल्व करना है बस, dz dx dy। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले z को इंटीग्रेट कर दें, z की अपर लिमिट आपके पास ये 4 माइनस वाई हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, तो इसे हमने इंटीग्रेट करना है ओवर दिस सर्कल। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। इसे पोलर कर्व्स, पोलर्स में चेंज करेंगे तो r की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक है। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। और 4 माइनस वाई की वैल्यू क्या रहती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r साइन थीटा। और dx dy की वैल्यू क्या रहेगी, r dr d थीटा। बस इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू है इस इंटीग्रल की वो क्या आ जाएगी, फर्स्ट है 4r माइनस आर स्केयर साइन थीटा, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डी आर डी थीटा। विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करें फर्स्ट, सो 4r स्केयर डिवाइड बाई 2 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई 3 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और इसमें लिमिट्स पुट करनी है आर की 0 से लेके 2 तक, 8 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 साइन ऑफ थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 8 थीटा माइनस थीटा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। 8 इंटू 2 पाई प्लस यहाँ पे होगा 8 डिवाइड बाई 3, कॉस ऑफ 2 पाई इज 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट आएगी आपके पास 0 प्लस कॉस 0 इज अगेन 1, 8 डिवाइड बाई 3, सो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास 8 2 16 पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये बताना है कि डिफरेंशियबल है या नहीं। हमें पता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखने की जरूरत नहीं, नॉट डिफरेंशियबल सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही है, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इसमें हमें x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। x अप्रोचेस टू 2 है, 2 के इक्वल नहीं है वैल्यू, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 4x प्लस 3 की यूज करेंगे। तो 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर x लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। हमें ना एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन ऑफ x ओवर x की लिमिट क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी एज x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे कोसाइन है, कोसाइन को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई x है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 4 चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करता हूँ एक्स बाई 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को। सिमिलरली आप न्यूमिनेटर को भी x बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2 हम ऐसे लिख लें, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू ये x डिवाइड बाई 4 है, इसे 1/4 आउटसाइड लिख लें, x ओवर लॉग ऑफ
1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इस क्वांटिटी की लिमिट 1 हो जाएगी, तो 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे आपके पास बन गई 0/0 फॉर्म, बिकॉज log 1 इज 0, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव कर देंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 1/4 इंटू 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर द फंक्शन x प्लस 1/x द वैल्यू ऑफ c यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। तो यहाँ से हम c फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, फंक्शन कौन सा है, x प्लस 1/3 है, तो 3 प्लस 1/3 माइनस, फिर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1/1 डिवाइड बाई क्या करें, 3 माइनस 1 कर दें, और f डैश ऑफ c, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, सो 1/c स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, सो 3 प्लस 1/3 माइनस 2 हो गया, डिवाइड बाय 3 माइनस 1 इज 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/c स्क्वायर, सो 3 माइनस 2 इज 1, 1 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/c स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करोगे आप, ये 4/3 डिवाइड बाय 2 है, इक्वल टू 1/c स्क्वायर, 1 माइनस 1/c स्क्वायर। सो 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1 माइनस 1/c स्क्वायर। तो यहाँ से 1/c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सॉल्व करोगे इसे, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, √3। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय fx इज इक्वल टू ex एट x इज इक्वल टू 0 कन्वर्जेस फॉर। तो हमें बताना है कि वो सीरीज कन्वर्जेस कब है, ये इंटरवल गिवन है। हमें पता है e रेज टू पावर x की एक्सपेंशन क्या है, x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन। इसे हम सीरीज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिग्मा n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। तो हम वो सीरीज वाला टेस्ट लगा सकते हैं, रेशो टेस्ट। सो ए एन हमें पता आ गया कि x रेज टू पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल है। सो ए एन प्लस 1/an की जो रेशो है वो बन जाएगी x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई x रेज टू पावर n, वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा n फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे x आएगा आपके पास, क्योंकि x की पावर कैंसिल होगी। जो डिनोमिनेटर में n प्लस 1 फैक्टोरियल है उसे कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इसे कैंसिल कर देंगे, तो x ओवर n प्लस 1। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, तो लिमिट किसे अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और रेशो टेस्ट में अगर आपके पास ये रेशो की लिमिट लेस देन 1 हो जाएगी तो सीरीज कैसी आएगी आपके पास, कन्वर्जेंट आएगी। ठीक है, और ये सभी x के लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सभी x के लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो सभी x के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्टेड टू x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये बताना है कि इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लें, y क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, इस प्रोडक्ट में पुट कर देंगे x, y की जगह क्या पुट कर दें 8 माइनस एक्स। तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, डी ओवर डी एक्स शुड बी 0। तो यहाँ से डेरिवेटिव करोगे 8 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास। सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ही मैक्सिमम आएगा। चेक करना चाहोगे तो डबल डेरिवेटिव कर लो, डबल डेरिवेटिव करेंगे -2 आ जाएगा विच इज़ नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट तो 4 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसे हम पुट कर देंगे। प्रोडक्ट में x 4 है तो y की वैल्यू भी 4 आएगी, क्योंकि y इक्वल टू 8 माइनस एक्स है। x और y दोनों 4 आ गए तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। सो ऑप्शन नंबर P is the right answer. So question number 35, a goat is tied to a corner of a square field of side 21
with a rope of length 14 मीटर, find the area of square field that the goat cannot graze। तो हमें बताना है कि सपोज आपके पास ये स्क्वायर फील्ड गिवन है, इस स्क्वायर फील्ड में जो साइड लेंथ है वो 21 मीटर है और एक रोप के साथ एक गोट को टाई कर रखा है एक कॉर्नर पे, जिस रोप की लेंथ क्या है 14 मीटर है। ठीक है, तो इस रोप के अकॉर्डिंग उस गोट का जो ग्रेसिंग एरिया है वो ये वाला हो जाएगा, इस सर्कुलर एरिया में ही वो ग्रेज कर सकती है। ये ग्रेजिंग एरिया हो गया। उसके लिए हमें क्या बताना है, कैन नॉट ग्रेज। ठीक है, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हमें बताना है किसके इक्वल है। तो ये एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड। ठीक है, तो आपके पास 21 स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड माइनस ये 1/4 ऑफ दिस सर्कल है ना, जिसका रेडियस 14 है, तो 1/4 ऑफ पाई 14 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। 21 स्क्वायर इज 441 माइनस 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लें, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो आपने 70 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 441 माइनस 7 2 जा 14, 154। तो 441 में से 154 माइनस कर दें, 4 माइनस 11 माइनस 4 7 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 7 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, या फिर इसे सॉल्व कर लें पूरा। तो 3 13 माइनस 5 आपके पास 8 आएगा, फिर आगे 3 माइनस 1 2, 287, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ABCD is a square of side 20 meter. What is the area of the least side square that can be inscribed in it with vertices on the side of ABCD? क्या कह रहे हैं, स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड लेंथ क्या है 20 मीटर है, इसमें क्या करें, एक और स्क्वायर को आपने फिट करना है, इंस्क्राइब करना है, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो किस में है, साइड्स ऑफ ABCD में हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, स्क्वायर जिसके वर्टिसेस कहाँ पे हों, इस स्क्वायर फील्ड के साइड्स पे हों। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करोगे, ये बेसिकली किसके इक्वल आएगा, इस इनसाइड स्क्वायर का जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है, जो आउटसाइड स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ के इक्वल है। तो इस स्फीयर का जो डायगोनल है, हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो किसके इक्वल है, रूट ऑफ 2a के इक्वल है। उसे हम किसके इक्वल रखेंगे, 20 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिवाइड बाय रूट 2। और इस स्क्वायर का हमें ना एरिया बताना था, तो एरिया बेसिकली क्या आएगा, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या आ गया, 200। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए कॉस्ट ऑफ पेविंग ए फ्लोर with a square tile at the rate of 7 per square meter is 2240 if the length of the floor is twice its breadth, what is the perimeter of floor। ठीक है, तो एक ना फ्लोर है, उस पर ना हम टाइल्स लगा रहे हैं, टाइल्स को लगाने की कॉस्ट क्या है, 7 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर के लिए, टोटल कॉस्ट भी गिवन है। तो हमें बताना है कि भाई उस फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, लेंथ ऑफ द फ्लोर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। तो एल की वैल्यू क्या है, 2b के इक्वल है। इसका हमें पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपके पास 2b प्लस बी। तो आपने क्या फाइंड करना है, 2 इंटू 3b, यानी कि हमें 6b की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है अल्टीमेटली। अच्छा, इस स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है बेसिकली वो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपके पास, 2b स्क्वायर के इक्वल आ गई। और इसमें ना एक टाइल लगाने की कॉस्ट क्या है, 7 पर स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर में टाइल्स लगाने की कॉस्ट क्या है, 7 है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14, b स्क्वायर कॉस्ट आ गई। ये 14 b स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, 2240 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2240 डिवाइड बाई 14। तो 14 7 से कैंसिल कर लें, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 40, 320, और ये 160 आ गया आपके पास b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 160, और 16 4 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसे। तो आपके पास 4 रूट 10 आ गई वैल्यू। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करें, 24 रूट 10 आ गया आंसर।
सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है द साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 1:2:2। तो आपके पास ये साइड लेंथ ए की वैल्यू गिवन है, ये बी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन है और पेरीमीटर क्या गिवन है 150, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 150 गिवन है। इन तीनों को ऐड करेंगे 2 + 2 + 1 = 5 = 150। 1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30 आ गई, यानी कि साइड लेंथ ए की वैल्यू क्या गिवन है 30, बी की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू क्या आ गई 60 अगेन। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, एस, S-1, S-A, S-B, S-C स्क्वायर रूट। तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर 150 का हाफ 75, 75 - 30, 75 - 60, 75 - 60, इसे सॉल्व कर लेंगे। 75 45, ये आपके पास आ गया 45 × 15 × 15। ठीक है, 75 को भी 15 की फॉर्म में लिखा जा सकता है 15 × 5 और 45 को भी 15 × 3 लिखा जा सकता है 15 × 15। तो 15 ये पेयर बन गया आपके पास 15 15 के, तो 15 × 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 जा 15, सो 225 स्क्वायर रूट ऑफ 15। सो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ जाएगा। Now question number 39. If the cone and sphere have equal radius and have equal volumes, then the ratio of height of a cone and diameter of a sphere is। देखो कोन और स्फीयर के रेडियस और वॉल्यूम दोनों इक्वल हैं। कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h के इक्वल है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल है। इनमें से देखो ये 3 3 कैंसिल हो गए, पाई पाई कैंसिल हो गए, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो h/r की जो रेशो है 4 के इक्वल आ गई। बट हमें किसकी फाइंड करनी है, हाइट एंड डायमीटर की रेशो फाइंड करनी है। तो इसे 2 से डिवाइड कर दें, इसे भी 2 से डिवाइड कर दें, तो 4/2 क्या हो जाएगा 2/1। तो रेशो क्या आ गया आपके पास, सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द हाइट ऑफ कोन इज डबल देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। वॉल्यूम में इंक्रीज बताना है, V2/V1 कह देते हैं। V2 अपना न्यू वॉल्यूम है, V1 ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे हमने हाइट को डबल कर दिया 1/3 पाई r स्क्वायर 2h कर दिया, ये सारा क्वांटिटी कैंसिल हो गया, h के साथ h भी कैंसिल हो गया, 2:1 आ गई। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम 1 यूनिट था, न्यू वॉल्यूम 2 यूनिट है, कितना इंक्रीज हो गया 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 × 100। तो आपके पास कितना हो गया 100% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये फॉर्मूला लगाया चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 41, इफ ए एंड बी आर द टू आर्बिट्रेरी सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे देखें सी ऑप्शन देखें तो ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं होगी, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये तो डी मॉर्गन्स लॉ से ही फॉल्स होगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए यूनियन बी, तो आपके पास ये वाला रीजन हो गया ए यूनियन बी। क्या ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। इसमें से ए को हटा दें तो ये सेट तो राइट हैंड साइड में एम्प्टी सेट ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए से स्मॉल है, ए के अंडर ही लाई करता है, और इसमें से ए माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स है। ये इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बेसिकली ये कैसा रीजन है, ए माइनस बी ये वाला रीजन, यूनियन बी माइनस ए ये वाला रीजन, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि इंटरसेक्शन हटा दो आप यूनियन में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द सेट 1/n, ये बताना है कैसा सेट है, ओपन सेट है क्लोज सेट है। ठीक है, 1/n कैसा सेट है, डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता, सो बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन भी कट गया, डी और ए बच गया आपके पास। ठीक है, ये क्लोज सेट है, इस सेट की लिमिट क्या आएगी, अगर आप n + इन्फिनिटी लगेंगे 0 आ जाएगी,
यानी कि 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्लोज सेट में लिमिट पॉइंट उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए, यानी कि जो ए क्लोजर है, सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स शुड बी कंटेन इन ए। तो ये 0 इसका लिमिट पॉइंट है, बट 0 इस सेट में लाई नहीं कर रहा, तो ये क्लोज सेट भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसे लिखा होता, यूनियन करके 0 को भी इंक्लूड कर देते, फिर ये क्लोज सेट हो जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, टू फाइनाइट सेट have m and n elements, the total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set. Value of m and n is equal to, क्या कह रहे हैं, दो सेट हैं, एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, जो इनके टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, टोटल नंबर ऑफ सेट मतलब पावर सेट की बात कर रहे हैं। पावर सेट ऑफ इस सेट में कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर m एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? 2 रेज टू पावर n एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो फर्स्ट सेट में कितने मोर हैं? तो 56 मोर हैं, तो 2 रेज टू पावर m माइनस 2 रेज टू पावर n, ये 56 के इक्वल है। यहाँ से हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो n है वो m से स्मॉल है, क्योंकि इसमें कम सेट आ रहे हैं। 2 रेज टू पावर n कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को अगर फैक्टराइज करें, 56 क्या है? 8 इंटू 7 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 क्यूब इंटू 7। ठीक है, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर है क्योंकि 2 की पावर -1 है, तो ऑड से ऑड मैच करेगा। यहाँ पे इवन है, इवन से इवन मैच करेगा, अदरवाइज तो ये कभी भी नंबर इक्वल नहीं हो सकते। n की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 रेज टू पावर m माइनस 1, तो 7 को अगर 2 रेज टू पावर m माइनस n लिखना है तो कैसे लिखें? 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 करके लिखें 7 को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो m माइनस n है ये भी किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। यहाँ से m माइनस 3 3 के इक्वल आ गया, m की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, m 6 है और n की वैल्यू 3 है, तो पहले कौन सा लिखा हुआ है? m एंड n, तो 6 एंड 3, सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, इन a class of 60 students, 25 students play football, 20 students play tennis, 10 students play both the games, the number of students who play neither is। तो बताना है कि वो स्टूडेंट जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो आपके पास क्या है? टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, ये फुटबॉल वाले हो गए, ये टेनिस वाले हो गए, दोनों के इंटरसेक्शन में 10 स्टूडेंट है, तो इस रीजन में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, बिकॉज सम इज 25। इस रीजन में 10 हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि इस पोर्शन में कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों ही गेम्स नहीं खेल रहे। तो ये टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 15 प्लस 10 तो 35, तो 60 माइनस 35 इज 25, so option number C is the right answer. Question number 45, fx is equal to sin mod x, gx is equal to cosine of mod x। हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि f में अगर आप नेगेटिव x पुट करोगे फंक्शन आपके पास fx आएगा। ऑड फंक्शन की कंडीशन है कि f ऑफ नेगेटिव ऑफ x पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, दोनों ही फंक्शन में mod x फंक्शन यूज किया हुआ है, so therefore both are even functions, so option number B is the right answer. Question number 46, the period of the function fx is equal to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x is, तो पीरियड बताना है इस फंक्शन का। हमें sin x और cosine of x का पीरियड बताया 2 पाई है। अगर आप sin of ax और cos of ax का पीरियड फाइंड करोगे वो आएगा 2 पाई डिवाइड बाई a। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या कर देंगे? कोफिशिएंट a से डिवाइड कर देंगे 2 पाई को। ये सिंपल रूल है। अब क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन है, वो देख लो कैसे करनी है। साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। Sin square of x can be written as 1 minus cos of 2x divided by 2 whole square. Cos square 1 plus cos 2x divided by 2 whole square। यहाँ से 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो
फर्स्ट एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ से cos 2x से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/4, 1 + 1 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x। यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, 2 + 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 1 डिवाइड बाय 4, 2 + 1 3 प्लस कॉस ऑफ 4x। देखो स्केलर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने सिर्फ बस इस एक्सप्रेशन को देखना। आपके पास आया कॉस ऑफ 4x, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 4, सो पीरियड इज पाई डिवाइड बाय 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, या फिर आप एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें Aij इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। हमें x की वैल्यू बतानी है। x किस पोजीशन पे है, x की पोजीशन है A1 A31। ठीक है, सो इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A13। ठीक है, A31 पे x हो गया, माइनस A13 पोजीशन पे क्या है -2 है, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, वहां से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे ax इक्वल टू b, वैल्यूज पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2 4 4 3 और x इज इक्वल टू n1 और b किसके इक्वल है 8 और 11। अब फर्स्ट एंट्री को ही कंपेयर करें तो आपके पास प्रोडक्ट की जो फर्स्ट एंट्री है वो आएगी 2n + 4 और यहाँ पे क्या है 8 और 11। यहाँ पे जो भी एंट्री आए 2n + 4 इक्वल टू 8 है, 2n इक्वल टू 4 हो गया, n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स A इज सच दैट, ये मैट्रिक्स गिवन है, ये कंडीशन गिवन है और यहाँ से हमने A इनवर्स फाइंड करना है। जो गिवन कंडीशन है अगर उसे हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, 4a³ 2a² + 7a + i इक्वल टू 0 गिवन है। इसे हम अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा 4a² 2a 7i + A इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4a² + 2a + 7i। सो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ से जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50th, चूज द करेक्ट आंसर, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हर एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होएगी? नो, बिकॉज 2 0 0 0 2 0 0 0 2 स्केलर मैट्रिक्स है बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ये ट्रू है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या है डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज क्या है 1 1 के इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, यही इसी से हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 1 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 1 1 के इक्वल हो, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, बाकी एंट्रीज 0। सो ये ऑप्शन भी फॉल्स है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।